अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो सारी डिस्कशन हम रैप अप करके एक प्रपोजल की शेप में प्रेजेंट करेंगे। ये देखेंगे हम कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो कितने रिसर्च स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने के बाद हम रिसर्च प्रपोजल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल हमने रिसर्च स्टेप्स डिफाइन किए थे उसमें रिसर्च प्रपोजल हमने डिफाइन नहीं किया था। ये रिसर्च का स्टेप नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये देखेंगे कि प्रपोजल जो है ये लिखा किसके लिए जाता है, किसको जरूरत है प्रपोजल की। ठीक है, लिखते तो आप हो एज अ रिसर्चर, एज स्टूडेंट्स, लेकिन इसके ऑडियंस कौन है, किसके लिए लिखा जाता है। कॉमन कंटेंट्स इसके क्या होते हैं रिसर्च प्रपोजल के, और इसकी हम देखेंगे कुछ अच्छी एग्जांपल्स रिटन में, और कुछ देखेंगे हम कि जिस वक्त ग्रांट्स प्रपोजल आते हैं तो वो क्या डिमांड करते हैं, और हमारा प्रपोजल जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या कर सकता है या नहीं। तो एक दफा फिर रिकॉल करें हमारे रिसर्च स्टेप्स को और देखें हमने स्टार्ट किया था एक इंटरेस्ट से, प्रॉब्लम से, एक क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कशन की थी अपनी मेथडोलॉजी की कि हमारी क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी, मिक्स्ड होगी, और जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे अभी वो हम कर रहे थे मेथड्स। ठीक है, मेथड में हमने अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखी थी, डिज़ाइन देखा था, सर्वे रिसर्च देखी थी। इस तरह और बेशुमार मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करते रहेंगे मुख्तलिफ। लेकिन ये जो डाटा कलेक्शन है, मैंने आपको कहा था कि आपका मेथड आपको गाइड करता है कि आपने डाटा कलेक्ट किससे करना है और कैसे करना है। और उसके बाद डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन। जिस वक्त आप ये सब स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली आप अपनी रिसर्च जो है वो प्रेजेंट करते हो किसी पेपर की फॉर्म में, किसी रिपोर्ट की फॉर्म में, किसी भी चीज। इन सब के बीच में अब प्रपोजल कहाँ पे फिट होता है, यानी वो कौन सी स्टेज है जिस स्टेज पे पहुंच के अब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हो या लिखने के काबिल हो जाते हो और अब आपको जो है वो लिखना चाहिए। तो वो ये नॉर्मली 3 स्टेप्स हैं। आप जिस वक्त अपने मेथड तक पहुंचते हो, आपने अपना क्वेश्चन डिवाइस कर लिया, आपने अपना प्रॉब्लम, आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन, आपने अपना हाइपोथेसिस, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसके बाद आपने मेथडोलॉजी जो है उसकी डिस्कशन कर ली। अब आपने फाइनली मेथड भी अपना जो है वो चूज कर लिया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अब आपके पास इतना कंटेंट, इतना नॉलेज, इतना कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है कि अब आप एक रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल जो है उसमें डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस नहीं है। अभी अभी आप गए ही नहीं हो, आपने डाटा कलेक्ट नहीं किया, आपके पास फाइंडिंग्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है अभी यहां तक, प्रपोजल। ठीक है, कि जितनी आपने अभी तक स्टडी की है, लिटरेचर रिव्यू की है, अपने प्रॉब्लम को लेके आपने जो भी आगे मजीद कंसल्टेशन की है उसको रिफाइन किया, अपना मेथड आपने डिवाइस किया, तो उसने आपको इस काबिल बनाया कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिख सकते हो। तो रिसर्च प्रपोजल किसके लिए होता है और किस स्टेज पे होता है? सबसे जो बेसिक इजी स्टेप है रिसर्च प्रपोजल का वो ये कि आपको किसी अपने कोर्स में, क्लास में आपको कोई असाइनमेंट रिसर्च की मिली है कि आपने रिसर्च करनी है और उसके लिए आपने प्रपोजल सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप अपने उस क्लास में उस टीचर को प्रपोजल सबमिट करवाते हो। ठीक है, और प्रपोजल जिस वक्त सबमिट करवाते हो तो आप इतने स्टेप से गुजर चुके होते हो आइडियली। तो एक इसका ऑडियंस कौन है? आपके इंस्ट्रक्टर्स। आपका कोई क्लास का रिसर्च है, कोर्स है, उसके लिए आपने रिसर्च करनी है, या
आपका कोई थीसिस है, कोई डिसर्टेशन है, आप बीएस में रिसर्च कर रहे हो, लास्ट फाइनल 2 सेमेस्टर्स में आप एमफिल कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप कोई और रिसर्च वर्क कर रहे हो, उसके लिए भी आप प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाते हो। ठीक है, इस वक्त आप आगे जाओगे और कुछ आप में से एनरोल करेंगे हायर स्टडीज के लिए, एमफिल के लिए। तो जिस वक्त आप रिसर्च की स्टेज पे जाओगे तो आप अपना प्रपोजल सबमिट करवाओगे, ताकि आपके टीचर को पता चलेगा कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, आपने रिसर्च किस चीज में करनी। तो एक आप क्लास के लिए अपनी, ठीक है, किसी भी रिसर्च कोर्स के लिए। दूसरा, अगर आपकी डिग्री में रिसर्च शामिल है, ठीक, वो बीएस में हो, एमएस में हो, पीएचडी में हो। और फाइनली ग्रांट्स के लिए, और हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ग्रांट्स की। ग्रांट्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स अनाउंस करती हैं कि हमें इन टॉपिक्स पे रिसर्च चाहिए। ठीक है, वो थीम्स वो अनाउंस कर देती हैं, फिर उन थीम्स के जवाब में आप अपना प्रपोजल सबमिट करते हो और फिर आपकी इवैल्यूएशन और वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। एक रिसर्च प्रपोजल में टिपिकल कौन से कंटेंट्स होते हैं? क्योंकि हमने कहा कि वो जो स्टेप थे 1 2 3, बस वहीं तक पहुंच के अब हमने रिसर्च प्रपोजल लिखना है। तो इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आपने जरूर लिखनी है। जैसे आपको टेबल में नजर आ रहा होगा, कंटेंट्स जो हैं वेरी करते हैं। ठीक है, किसी जगह पे कंटेंट्स जो हैं वो इतनी लंबी लिस्ट जो है वो आपको चाहिए होती है, वो स्टार्ट होती है आपके टाइटल से, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लिटरेचर रिव्यू, डिजाइन, मेथोडोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर। ठीक है, ये जो डाटा एनालिसिस है ये अभी आपने एनालिसिस किया नहीं है, लेकिन आप अपने उस सेक्शन में डिस्कशन करोगे कि आपने डाटा एनालिसिस, सर्वे का, इंटरव्यूज का, जो भी आप मेथड यूज करें वो कैसे करना है। इसी तरह देखें, इस सैंपल में आपको एक शॉर्ट लिस्ट नजर आ रही है। नेक्स्ट सैंपल देखें, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू। इसी तरह नेक्स्ट टेबल में भी आपको जो कंटेंट्स नजर आएंगे वो समवट सिमिलर कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट्स वेरी करते हैं, रिसर्च प्रपोजल के स्पेसिफिक कंटेंट्स वेरी करते हैं, लेकिन सब जो हैं वो किस चीज पे कॉमन, अगर उनमें आप देखें तो कॉमन क्या चीजें वो कंटेंट्स हैं जो रिसर्च प्रपोजल में होते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन आप डिटेल्ड करवाएं। जैसे ये एग्जांपल देखें, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक, इस इंट्रोडक्शन के बाद अब इलादा से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। होता यह है कि आप इंट्रोडक्शन में ही ये अपनी इंक्लूड कर देते हो। ठीक है, मेन आपके कौन से कंपोनेंट्स हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है? अपना जो ब्रॉड पजल है, ठीक है, जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक और वो टॉपिक किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एकेडमिकली वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो इंट्रोडक्शन में आप ब्रॉड पजल और आप अपना जो है वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हो। ये आपका इंट्रोडक्शन जो है वो सेलिंग पॉइंट है। यहां पे आप शुरू में ही अपने प्रोडक्ट की मेन वो सेलिंग पॉइंट बताते हो जिससे वो सेल होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपने वो सेलिंग पिच अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है,
उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन बाकायदा और उसका कॉन्टेक्स्ट के किस कॉन्टेक्स्ट में वो ब्रॉड कौन सा पजल है, और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च प्रपोजल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लिटरेचर रिव्यू ये बताता है, जो रिसर्च पढ़ रहा होता है, जिसको आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है, वो आपका टीचर है या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता चलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना इन्फॉर्म्ड है। ठीक? जो ऑलरेडी रिसर्च हुई भी है, जो थीरीज हैं, जो भी आपका हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस वक्त आपका कोई भी टॉपिक है, आपने सबसे पहले उस टॉपिक की रिलेटेड थीरीज में जाना है। ठीक है, कि थ्योरेटिकली थीरीज जो है इस टॉपिक को इन्फॉर्म कैसे कर रही है, और उसके बाद आपने जो कोई भी बाकी रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स हैं उस टॉपिक के बारे में, कोई केस स्टडीज हैं, उनने उस टॉपिक को किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ है, या उसी टॉपिक को मुख्तलिफ मेथड से और मेथडोलॉजी से एक्सप्लोर किया हुआ है। किसी ने उस टॉपिक पे सर्वे किया हुआ है, किसी ने उस टॉपिक पे इंटरव्यूज किए हुए हैं, किसी ने उस टॉपिक पे सिर्फ केस स्टडी की है, लिटरेचर रिव्यू किया है। तो जो पूरा लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है वो ना सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है बल्कि उस पढ़ने वाले को भी बता रहा है कि आप इस पजल में जो आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, और आपका ये जो पजल है ये ऐसे ही आप सो के उठ के आए थे और आपने जो है वो एक दिन में नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च, आपके आर्टिकल जो आपने पढ़े वो सारे शामिल हैं। वो किधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? वो इधर लिटरेचर रिव्यू में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपका टाइटल, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अमेजिंग था, टाइटल बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत कैची था, बहुत रेलिवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे नेक्स्ट सेक्शन पे जिस वक्त आप आए लिटरेचर रिव्यू पे, तो पता चला कि ये तो उस टॉपिक की मेन जो बुक्स हैं इसने तो वो ही नहीं पढ़ी, वो ही नहीं मेंशन की हुई। तो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पता चल गया कि ये रिसर्चर जो है ये शैलो है, इसने अभी लिटरेचर रिव्यू नहीं किया। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन, हमने कहा था कि एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन, यहां पे आपके पास एक ब्रॉड पजल था। ठीक है, और हमने लिटरेचर के थ्रू जाके इस पजल को रिफाइन करना था रिसर्च क्वेश्चन में। हमने ये डिस्कशन पहले लेक्चर्स में की हुई है कि हम ब्रॉड से कैसे स्टार्ट होते हैं और फिर लिटरेचर की हेल्प से हम उसे रिफाइन करते करते एक नैरोड स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो रिसर्च क्वेश्चन किसी एक एस्पेक्ट को एड्रेस कर रहा होता है। तो अच्छा रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनता है? इस प्रोसेस से रिफाइन होकर बनता है। ठीक है, ये वो फिल्टर है लिटरेचर। आपने लिटरेचर रिव्यू अच्छा किया हुआ होगा तो आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो उतना ही रिफाइंड होगा। तो अगर लिटरेचर रिव्यू आपका अच्छा नहीं है तो रिसर्च क्वेश्चन रिफाइंड नहीं है, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बेसिक सा रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक, और उसी रिसर्च क्वेश्चन का जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक हाइपोथेसिस हो, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एक पजल, एक क्वेश्चन वो एड्रेस कर रहा है, हाइपोथेसिस उसी क्वेश्चन का एक लाइकली आंसर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एक तरफ क्वेश्चन है और एक तरफ उसका हाइपोथेसाइज्ड आंसर है। ठीक है, वो आंसर गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च से यही उसको सपोर्ट या रिफ्यूट करने की कोशिश करनी है। ठीक, तो स्ट्रिक्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लाजमी आपके पास हाइपोथेसिस होना चाहिए। और ये हमने डिस्कशन की है थ्योरेटिकली, लेकिन जिस वक्त आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आएंगे तो पता चलेगा जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस नहीं होता, क्वालिटेटिव में।
क्वालिटेटिव की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, उसकी कम्प्लेक्सिटी में जाके समझने की कोशिश कर रहे हो, और आप पहले से कोई चीज, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई हाइपोथेसिस लेके नहीं जा रहे। ठीक है, स्पेशली ग्राउंडेड थ्योरीज और बेंचमार्क क्वालिटेटिव जो स्टडीज होती हैं उसमें हाइपोथेसिस जरूरी नहीं होता। तो हाइपोथेसिस ऑप्शनल है, जरूरी क्या है? रिसर्च क्वेश्चन। कौन सा रिसर्च क्वेश्चन? एक रिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन, वो रिसर्च क्वेश्चन जो आपके टॉपिक पे लिटरेचर के थ्रू रिफाइन होके आया हुआ हो। ठीक है, और उसके बाद आपने ये बताया हो कि मैं इस रिसर्च क्वेश्चन को किस मेथड के थ्रू एड्रेस करूंगा, कौन सा मेथड है जो अब मेरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सूटेबल है। ठीक है, आपका रिसर्च क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, एक तो ये चीज डिटरमिन करता है। आप देखें इस सब के बीच में आपको मेथडोलॉजी नजर नहीं आ रही। ठीक है, और हर दफा वो नजर भी नहीं आती। मेथडोलॉजी जो होती है वो बैकग्राउंड में होती है, वो इम्प्लिसिट होती है। लेकिन अगर किसी जगह पे किसी प्रपोजल की रिक्वायरमेंट हो कि आपने मेथडोलॉजी का सेक्शन भी लिखना है, तो आप उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो मेथडोलॉजी का कि मेरी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अगर वो मेंशन नहीं हुई भी तो इसका मतलब है कि वो इम्प्लिसिट है, और वो किधर से पता चलेगी आपकी मेथडोलॉजी? आपके रिसर्च क्वेश्चन से और आपके मेथड से। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन, हमने पहले डिस्कस किया था, मीनिंग्स के आफ्टर होगा कि मैं जानूं कि कम्प्लेक्सिटी क्या और मीनिंग्स क्या और ये कैसे बनते हैं, तो फिर आप सर्वे नहीं कर रहे होगे। ठीक है, तो एक आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, और उस क्वेश्चन के लिए आपने मेथड कौन सा चूज किया। हमने कहा था कि हर मेथडोलॉजी के कोरस्पॉन्डिंग मेथड्स हैं। ठीक, आप किसी मीनिंगफुल चीज को समझने के लिए, डीप मीनिंग को जो है समझने के लिए सर्वे नहीं करते। सर्वे एक शैलो रिसर्च है। ठीक है, तो आपका ये रिसर्च क्वेश्चन और आपका मेथड जो है ये बता देगा, इम्प्लिसिटली बता देगा कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है। ठीक है, और फाइनली आपके रेफरेंसेस, जो जो आपने लिटरेचर रिव्यू में और बाकी जगहों पे जिन जिन आर्टिकल स्कॉलर्स का सहारा लिया, वो सारे रेफरेंसेस। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से लिटरेचर रिव्यू के, सॉरी रिसर्च प्रपोजल के? आपका इंट्रोडक्शन, आपका लिटरेचर रिव्यू, आपका रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस, आपका मेथड और आपके रेफरेंसेस। अगर कोई हेडिंग जो है वो आपको, जैसे यहां पे इतनी ज्यादा हेडिंग्स हैं, यहां पे स्पेसिफिक छोटी छोटी हेडिंग्स आपको 5 नजर आ रही है, लेकिन ये जितनी भी सब हेडिंग्स हैं ये यहां पे इसके अंदर इनकी डिस्कशन हुई भी है, इनकॉर्पोरेट हुई भी है। तो आप इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो एक हेडिंग दे दो अपने रिसर्च प्रॉब्लम की। ठीक है, तब भी ठीक है। आप हेडिंग ना दो, इंट्रोडक्शन में ही अपना जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर दो, अपना कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर दो। आप इंट्रोडक्शन के बाद एक हेडिंग दे दो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, ना दो इंट्रोडक्शन में ही वो सब चीजें डिस्कस कर दो, तब भी कोई मैटर नहीं करता। आपकी हेडिंग्स क्या है, वो पढ़ने वाला उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, अनलेस कि उसने स्पेसिफिक आपको गाइडलाइन दी है कि मुझे इस हेडिंग्स के नीचे चीजें चाहिए। अगर उसने गाइडलाइन नहीं दी, ठीक है, तो ये वो 5 मेन हेडिंग्स हैं। ठीक है, आप हेडिंग ना भी दो, ठीक है, तो कोई बंदा जिसमें तो प्रपोजल आपका पढ़ रहा होगा वो यही 5 चीजें देख रहा होगा कि इसका ब्रॉड पजल क्या है, उसने पजल को जस्टिफाई कैसे किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, इसने लिटरेचर कौन सा यूटिलाइज किया है, ठीक है, इसका हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और ये कैसे आगे ये काम करना चाहता है। तो बेशक आप इनमें से एक हेडिंग भी ना दो, आप सिंपली 2 पेजेस पे अपना पूरा प्रपोजल लिख के दे दो, उसमें भी जो पढ़ने वाला है वो यही चीजें देख रहा होगा। ठीक है,
तो मेन जो एलिमेंट्स हैं जिन पे आपका प्रपोजल जज होगा वो क्या है, वो ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखें अभी तक हम, मेरा ख्याल है यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने इतना कंटेंट कवर कर लिया है कि हम रिसर्च प्रपोजल लिखने के काबिल हो गए। ठीक है, क्योंकि हम मेथड्स तक पहुंचे हुए, हम मेथड डिस्कस करें। तो आपका प्रॉब्लम, उसका लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, मेथड इनफ है एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। अब जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की गाइडलाइंस हैं, ठीक, उनके किसी कोर्स की हैं, वहां से मैंने ली हैं कि रिसर्च प्रपोजल आपने कैसे लिखना है। ठीक, पर्पस क्या है इसका, एक डिमॉन्स्ट्रेट, आपको पता है कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने दूसरे को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, दूसरे को बताना है क्या, कि एक आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने जो ऑलरेडी रिसर्च है उसका सर्वे किया हुआ है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आपके पास है। तो ये देखें इनके कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टेज। डिस्क्रिप्शन मतलब है वही इंट्रोडक्शन, वही जस्टिफिकेशन। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों स्टार्ट कर रहे हो ये। ठीक, उसके बाद क्या, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद मोस्टली हमेशा लिटरेचर रिव्यू आता है। ठीक, रिसर्च क्वेश्चन। ठीक, थीसिस स्टेटमेंट मतलब आपका हाइपोथेसिस, कि आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको क्या लगता है क्या आंसर है उसका। मेथड, ठीक, और कंक्लूजन। तो रफली वही मेन पॉइंट्स हैं, वही कंटेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। ये मेरा ख्याल है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी की है। एक उनका रिसर्च प्रपोजल का डॉक्यूमेंट मैंने उठाया जिसमें उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक, इसकी खास बात यह है कि इसमें उनने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे फोकस किया है। ये जो कोर्स है ये ओरिजिनली लॉ का है, और उनने अपने स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दी हुई है कि आपने सिर्फ लॉ से रिसर्च नहीं करनी, लॉ के साथ आपने एक और कोई डिसिप्लिन जो है उसको भी फोकस करना। ठीक है, अब इन्हें स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं। मैंने आपको कहा कि अगर स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है तो वो 5 एलिमेंट्स जो हमने पढ़े, अगर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं तो आपने वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब इन्हें गाइडलाइंस दी हैं क्या, कि एक आपकी रिसर्च जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, आपको लॉ के साथ कोई और डिसिप्लिन भी ऐड करना है, और फिर स्पेसिफिक कोई और इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी इन्हें दी हैं। स्टार्ट कहां से करना है, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एक पैरा इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करें। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप हाइपोथेसिस पे आए, और हाइपोथेसिस आप जो है वो 3 तरीकों से लिख सकते हैं। आप सिंपल एक सेंटेंस में हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, आप रिसर्च क्वेश्चन की सूरत में लिख सकते हैं, या वो सिर्फ आपका टाइटल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा डिफाइन करें कि कौन से डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन जो है उसमें आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने एटलीस्ट 2 डिसिप्लिन में 2 डिसिप्लिन को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक, फिर आपका डिजाइन क्या होगा, और जो आपकी रिसर्च कंक्लूजन है, प्रेडिक्शन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है आपका कि क्या होने होगा। ठीक है, और उनने मैक्सिमम 1 से 2 पेजेस मांगे, इनफ।
ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल जो है, जिस वक्त आप डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रपोजल, तो ये भी हो सकता है कि आप जिसके साथ, जिस टीचर के साथ प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक लाइन या एक टॉपिक ही काफी है। आप उसको जाके कहें कि मैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी या यूएस पाकिस्तान रिलेशन या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन या डेमोक्रेसी एंड इस्लाम में इंटरेस्टेड हूं, शायद उसके लिए इतना ही इनफ हो आपको ये प्लेस देने के लिए कि ठीक है, आप मेरे साथ रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ आप। कई जो होते हैं वो स्पेसिफिक जो है वो आपसे डिमांड करते हैं कि मुझे रिसर्च प्रपोजल ला के दो। ठीक है, तो फिर आपको बाकायदा एक वो जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए वैसा रिसर्च प्रपोजल ला के देना है। और कुछ जो है ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक आपको बताएंगे कि ये चीजें प्रपोजल में मुझे चाहिए, मुझे ला के दो। आप ये मेंशन करेंगे और ऐसा प्रपोजल जो है वो उनको ला के देंगे। तो कई दफा सिर्फ आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इनफ होता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अपने टीचर को बता दिया, उसके बाद आपने आगे प्रपोजल नहीं देना। प्रपोजल उससे नेक्स्ट स्टेज है, आपने देना पड़ेगा आपको प्रपोजल। ठीक, और आपको स्पेसिफिक जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है किसी भी उसकी। तो ये कुछ सिंपल रिसर्च प्रपोजल्स हैं, इन्हें सबमिट करवाए में। ठीक है, और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, सिंपल के तौर पे देख लीजिएगा कि ये रिसर्च प्रपोजल जो है, जो उन्हें गाइडलाइंस दी थी कि 1 से 2 पेजेस पे ये 3 चीजें लिख के हमें दे दो, ये आपका रिसर्च प्रपोजल है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो सिर्फ आप क्लास के लिए नहीं देते या रिसर्च के लिए नहीं देते। ग्रांट्स जो है वो भी रिसर्च प्रपोजल मांगती है। बेशुमार इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्रांट्स ऑफर करते हैं। ग्रांट्स का मतलब ये होता है कि वो आपको रिसर्च के लिए पैसे देते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूशन इन चीजों में इंटरेस्टेड है और हमें इस पे आप प्रपोजल सबमिट करवाएं। तो फिर आप उन टॉपिक्स पे, उन थीम्स पे जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, आप अपना प्रपोजल बिल्कुल उसी तरह उन्हीं 5 कंटेंट्स के साथ, और ये देखेंगे वो क्या मांग रहे हैं आपसे, वो इंक्लूड करके उनको सबमिट करवाते हो। तो अगर आप लकी हो, अगर आपका प्रपोजल उनको अच्छा लगता है, तो फिर चांसेस हैं कि आप वो ग्रांट आपको मिल सकती है। ठीक है, फिर आपको उस रिसर्च के लिए पैसे मिलेंगे। कंपेटिटिव होती हैं लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ये एक एग्जांपल है ग्रांट्स की, आईजीसी की, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की, और इसने फोकस किस पे है? सस्टेनेबल ग्रोथ पे और पॉलिसीज पे। ठीक है, और ये उन चैलेंजेस में इंटरेस्टेड है जो ये प्रोजेक्ट्स दैट एड्रेस की ग्रोथ चैलेंजेस। तो एक ये है कि आप अक्सर कहते हो कि हमारे पास टॉपिक कहां से आए। ठीक है, तो ग्रांट से भी टॉपिक आते हैं। आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप 10-12 ग्रांट्स जो है उनको उठा के उनको सर्वे करना शुरू कर दो, देख लो कि इस वक्त इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च सेंटर्स, इंस्टीट्यूशन किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च मांग रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स पे जो है वो अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो ये देखते हैं कि इनकी क्या थीम्स है, ये क्या कहते हैं कि हमें किस चीज पे चाहिए। ठीक, अब देखें, फर्म्स, ट्रेड्स, प्रोडक्टिविटी, स्टेट इफेक्टिवनेस, सिटीज, एनर्जी, इन्वायरमेंट। अब ये देखें, पायलट ग्रांट्स विल बी अवॉर्डेड टू प्रोजेक्ट्स विद अ रीजनेबली वेल डेवलप्ड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप फूल नहीं कर सकते कि आप 2 किताबें पढ़ी हैं, 2 आर्टिकल पढ़ें
और आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया और जाके इनको दे दिए रिसर्च क्वेश्चन। क्यों? ये डेवलपमेंट की फील्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये उस फील्ड के साथ प्रैक्टिकली कनेक्ट हैं, इन्हें पता है कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जब आप इनको अपना प्रपोजल सेंड करोगे तो ये देखते साथ ही आपका रिसर्च क्वेश्चन और लिटरेचर इन्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना इन्फॉर्म्ड है, कितना कनेक्टेड है। अब ये देखें कि इसकी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे वो। इनका क्राइटेरिया क्या है? अलाइनमेंट विद रिसर्च स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आपकी जो पूरा रिसर्च क्वेश्चन है, मेथडोलॉजी है, मेथड है, वो सब अलाइन है, ठीक है। आप मेथडोलॉजिकली आपका प्रपोजल जो है वो साउंड है, ठीक है, उसमें कोई लूप होल नहीं है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है, जो आपने अपनी रिसर्च डिजाइन की है उसकी क्या क्वालिटी है, ये लिटरेचर भी आपको इन्फॉर्म करेगा और मेथडोलॉजी भी आपको इन्फॉर्म करेगी। इसका पॉलिसी इंपैक्ट क्या होना है? हम कह रहे थे ना कि जो थ्योरेटिकल के अलावा अप्लाइड रिसर्च होती है वो किस लिए होती है? ताकि वो पॉलिसी को इन्फॉर्म कर सके। तो आपकी रिसर्च का पॉलिसी इंपैक्ट क्या है? आप जो रिसर्च कर रहे हो कल को वो पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को, ऑफिशियल्स को, प्लानिंग डिवीजन को क्या इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। एकेडमिक इंपैक्ट क्या है उसका? तो सिर्फ हमने पॉलिसी इंपैक्ट नहीं देखा, थ्योरेटिकली एकेडमिकली ये कैसे इंपैक्ट करती है। इंगेजमेंट विद लोकल इंस्टीट्यूशंस, वैल्यू फॉर मनी। अब देखिए ये सारी वो चीजें जो हम रिसर्च टॉपिक डिस्कस करते हुए कि उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो लोकल उसमें इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए आपके उसमें, ठीक है। तो इस प्रपोजल में वो सारी चीजें जो है वो शामिल हैं कि आपका रिसर्च क्वेश्चन हो, आपका लिटरेचर जो है वो अच्छा हो, आपका डिजाइन अच्छा हो, और उसके बाद अगर आपका प्रपोजल जो है इन सारी चीजों पे पूरा उतरता है तो अपना प्रपोजल जो है वो आप हमें सेंड करें।